जीएस प्रैक्टिस सीट 1 से सिर्फ जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पर फोकस करने का काम हम लोग करेंगे, ध्यान देंगे। और झारखंड जीएस से अलग प्रैक्टिस सेट है, ये जीएस के सिर्फ प्रैक्टिस सेट पर फोकस करेंगे। इसका आंसर आप लोग लगातार बने रह सकते हैं, दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए और आंसर चेक भी आप लोग फटाफट करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो आप देखोगे पक्की ईंट से बनी इमारत, जो भी चार ऑप्शन है यहाँ पर देख सकते हैं, पक्की ईंट से बनी इमारत। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातों पर फोकस कर सकते हैं। यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। इस सभ्यता के नगर विश्व की प्राचीनतम सुनियोजित नगर है, मतलब बहुत अच्छे से सुनियोजित किया गया है। इस सभ्यता में प्रत्येक भवन में स्नानागार दिखेंगे, कुएं दिखेंगे, गंदे जल की निकासी हेतु नालियों का प्रबंध भी दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो देखोगे बौद्ध का। तो याद रखोगे बुद्धू लोग पिटा जाते हैं, तो याद रखो त्रिपिटक किसकी है, धार्मिक पुस्तक है। तो आप देखोगे बौद्ध की। कहा जा रहा बुद्धों का यह साहित्यिक 3 पिटारियों से प्राप्त होता है। ध्यान देंगे, कितने पिटारियों से? 3 पिटारियों से प्राप्त होता है, इसलिए इसको त्रिपिटक कहते हैं। याद रखिए, ये जो धार्मिक पुस्तक जो है, धार्मिक पुस्तक जो बौद्ध का है त्रिपिटक, 3 पिटारियों से प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया त्रिपिटक। और यह याद रखे पाली भाषा में है। कभी कभी क्वेश्चन रहते हैं त्रिपिटक, तो प से पीटक, प से पाली, और जो बुद्धू होंगे वो पिटा जाते हैं, याद रखने का काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, तो आप देखोगे अब ये पिटक में देखोगे तो 3 पिटक में दिखेगा आपको विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। तो कभी क्वेश्चन रहे कि त्रिपिटक के अंतर्गत कौन पिटक आते हैं या नहीं आते हैं, ये 3 पिटक को आप याद रखने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखोगे कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था जी? कुंडग्राम। अब कुंडग्राम की बात करेंगे तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट। याद रखोगे, अगर कुंडग्राम ऑप्शन में नहीं रहे तो वैशाली टिक करेंगे, क्योंकि वैशाली का एग्जैक्ट जगह कुंडग्राम दिया जा चुका है। याद रखें, तो महावीर स्वामी का जन्म 540 में वैशाली, या एग्जैक्ट है तो कुंडग्राम नहीं है तो वैशाली टिक जरूर से जरूर करेंगे। तो याद रखिए महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम, वैशाली, कुंडग्राम, वैशाली, याद रखिए। और ये स्वामी आप देखोगे 24वें तीर्थंकर में देखने को मिलता। कितने तीर्थंकर है? 24वें नंबर तीर्थंकर हैं, तथा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी ही जाने जाते हैं। नेक्स्ट, मोर समाज का 7 वर्गों में विभाजन का बोले तो विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसका आंसर दीजिए। तो आपने देखा 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मोर समाज का। ठीक है, तो किसमें उल्लेख किया गया है? तो आप देख सकते हो कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। याद रखने का काम करेंगे, ऐसा नहीं कि मोर समाज है तो कौटिल्य ठीक करेंगे, अशोक के शिलालेख करेंगे, नहीं। समझना है बातों को। मोर समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किस पुस्तक में? कभी पुस्तक दे दे तो इंडिका में। किसके द्वारा? तो मेगास्थनीज। और ये दोनों एक साथ दिए हुए हैं, तो याद रख लेंगे कि इंडिका में 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख मिलता है मौर्य समाज का। मेगास्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस का राजदूत था, एम्बेसडर था, है ना जी।
आप देखोगे सेल्यूकस हिंतो मैगस्थनीज को भेजा था, नहीं, और वह चंद्रगुप्त मौर्य किसके पास आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पास, उसके दरबार में आए थे और लगभग 14 वर्ष रहा। तो याद रखिए 14 वर्ष, ये सब छोटे छोटे पॉइंट जो बता रहे हैं इसको जरूर से जरूर याद रखने का काम करेंगे। और इंडिका नाम तो 14 वर्ष रहे, मतलब सोच लीजिए कि कई तरह से कई बातों का वर्णन देखने को मिलता है इनके इंडिका पुस्तक में, जिसमें तत्कालीन मौर्य वंशीय समाज एवं संस्कृति का विवरण देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? अब कौन नहीं थे? अगर आपने पढ़ा पूरा अच्छा से तो आप देख सकते हो। तो V.A. स्मिथ, स्मिथ तो इकोनॉमिक्स से हैं, तो आप ऐसे ही याद रख लीजिए। तो बाकी अगर एक भी याद है बाकी नहीं याद है तो आपको समझ में आ गया होगा। तो याद रखोगे V.A. स्मिथ की अगर बात करेंगे तो स्पेशली स्मिथ एक और है, ये भी स्मिथ है, लेकिन आप देखोगे ये स्मिथ की अगर बात करेंगे तो स्पेशली ये हाँ इकोनॉमिक्स तो है ही, हाँ जी जी इकोनॉमिक्स है, साथ ही साथ कला और इतिहासकार भी हैं जी, याद रखेंगे। तो इकोनॉमिक्स से तो है ही रिलेटेड, कला से भी हैं और इतिहासकार, लेकिन ज़्यादातर इकोनॉमिक्स के रूप में जाने जाते हैं, याद रखिए, है ना। तो इसलिए इसको स्पेशली हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं माना गया, क्योंकि इनके बारे में स्पेशली चर्चा इन्होंने नहीं की। 1871 से 1900 तक भारतीय सिविल सेवा के रूप में भी V.A. स्मिथ ने काम किया। उन्होंने अशोक और मुगल शासक अकबर के बारे में भी पुस्तक लिखी है। अशोक और अकबर के बारे में भी पुस्तक लिखी। नेक्स्ट, भारतीय नेपोलियन किसे माना गया है? तो समुद्रगुप्त को माना गया। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखिए चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध के लिए। ठीक है, याद रखोगे। चोल साम्राज्य की अगर बात करेंगे तो इनके संस्थापक विजयालय हैं, याद रखिए विजयालय थे। चोल काल अपनी ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था, याद रखिए ग्रामीण बोले या स्थानीय बोले, आपको याद रखना है, ग्रामीण स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। श्रीलंका के साथ व्यापार, याद रखेंगे श्रीलंका के साथ व्यापार तथा तमिल संस्कृति की उन्नति के लिए भी जाने जाते हैं। तो श्रीलंका के व्यापार के लिए जाने जाते हैं, ग्राम पंचायत के लिए जाने जाते हैं, तमिल संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। बात को समझिए क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। और शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। ग्राम सभाएं तीन प्रकार की थी, पहला ऊर, फिर सभा और उसके बाद नरगम, वही आगे चल के नगर हम लोग बोलते हैं, नरगम, ठीक है, नरगम। चोल काल राष्ट्रकूट राजवंश के साथ लंबे समय तक चले युद्ध के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है। देखिए चारों ऑप्शन तो सही है, लेकिन प्रसिद्ध की बात की गई तो राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध के लिए ये फेमस है, याद रखने का काम आप करें। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो कौन हो जाएगा आपका? बलबन। याद रखें प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजा के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादन किया? तो बलबन। याद रखें। आप देखोगे
कि बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जो ईश्वर, शासक और जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंधों को राजत्व का आधार बनाना चाहता। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ह से हर्षवर्धन, हो से ह्वेनसोंग, याद रखेंगे। नालंदा महावीर अर्थात बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, याद रखेंगे, तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को ले जाने के लिए वह 630 ईस्वी में, याद रखेंगे, 630 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आया था। देखिए स्पेशली ह्वेनसोंग हमारे भारत क्यों आए, तो आप देख सकते हो क्या है, तो नालंदा और बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, नालंदा और बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, और 630 में आप देखोगे बौद्ध ग्रंथों को ले जाने के लिए, बौद्ध ग्रंथों को ले जाने के लिए 630 ईस्वी में किस मार्ग से आए जी? जल मार्ग या थल मार्ग? तो थल मार्ग से भारत आए। भारत से मतलब लगभग 15 साल वो रहे और 645 ईस्वी में चीन लौट गया। याद रखोगे, चीन लौट गया। चीन लौटकर उसने पाश्चात्य संसार के लेख, है ना, जिसको CU की कहा जाता है, नामक पुस्तक में भारत के संदर्भ में विस्तृत विवरण दिया है। तो आप देखोगे ह्वेनसोंग का जो पुस्तक है इसका नाम है CU की, जिसको क्या बोलते हैं? पाश्चात्य संसार के लेख, पाश्चात्य संसार के लेख। आर्य समझ में क्या कहना चाह रहे हैं? किसके द्वारा लिखी गई? ह्वेनसोंग के द्वारा। कब आया? 630 में। थल मार्ग से 15 साल बाद लौट गया। उसका रीजन क्या था? तो नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ना, साथ ही साथ बौद्ध ग्रंथ को ले भी गए। नेक्स्ट, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना से सेनापति कौन थे? ठीक है, तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान। याद रखोगे कौन थे जी? हकीम खान। ठीक है, कहा जा रहा है कि हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुई। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुई। जून 1576, याद रखेंगे, जून 1576 1576 में मान सिंह तथा आसफ खां के नेतृत्व में मुगल एवं राणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ। याद रखिए, मान सिंह और आसफ खां, याद रखेंगे। इसका मतलब अकबर के नेतृत्व या सेनापति या नेतृत्वकर्ता में नाम किसका आएगा? अकबर की तरफ से तो मान सिंह और आसफ खां। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन है महाराणा प्रताप की बात की जा रही है। तो आप देखोगे कि कहा जा रहा है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप को आंशिक रूप से पराजय का सामना करना पड़ा था और 1597 में अपने मृत्यु से पहले राणा ने मेवाड़ के भूभाग पर पुनः कब्जा कर लिया था। ठीक है, आप देखोगे क्या देखने को मिला कि राणा ने मेवाड़ के भूभाग पर पुनः कब्जा कर लिया था। तो याद रखिए, हल्दी घाटी युद्ध कब? 1576 में। इसके बीच महाराणा प्रताप अकबर के बीच। अकबर की तरफ से नेतृत्वकर्ता मान सिंह और आसफ खां थे और महाराणा की तरफ से ह से हल्दी, ह से हकीम खान, ये थे। तो सोच लीजिए एक से कितने क्वेश्चन आपको याद करते हुए दिखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट,